हेलो गाइस, वेलकम टू रसाशास्त्र सीरीज़। तो इस सीरीज़ का मेन एम है एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना। जितना इम्पोर्टेंट है उतना सब पढ़ना, ठीक है। तो आज जो हम हैं कवर करेंगे टॉपिक परिभाषा। ये स्टार्टिंग का टॉपिक है, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर ज़रूर कर देना, जिससे कि ये सबके लिए हेल्पफुल रहे। तो स्टार्ट करते हैं परिभाषा चैप्टर से। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। ये भेषज कल्पना का सर्वमान्य आधारभूत सिद्धांत है। क्या कौन है? परिभाषा। क्यों ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि ये शास्त्र में अव्यक्त, अनुक्त, लेशोक्त तथा संदिग्ध प्रकरण का स्पष्ट रूप से ज्ञान कराने में परिभाषा का सहायक है। परिभाषा सहायक है मतलब जो अव्यक्त मतलब अस्पष्ट है, अप्रकट है, अप्रत्यक्ष है, अनुक्त है, बिना कहा हुआ या बिना बताया हुआ है, लेशोक्त मतलब थोड़ा या फिर अंश कहा गया, उनका वर्णन किसके द्वारा किया जाता है? परिभाषा के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब शब्द की निरुक्ति। औषध कैसे बना है? ओस प्लस धा प्लस की। अब ओस का मतलब क्या है? रस। मतलब यह है जिसमें धारण किया जाता है, मतलब जिसमें रस का धारण होता है उसे औषधि कहते हैं, ठीक है। रस के द्वारा क्या होता है? आरोग्यता का आधान होता है, मतलब आरोग्यता की प्राप्ति होती है, इसलिए रस को धारण करने वाला औषधि कहलाता है। ओके। फिर आता है भेषज। भेषज का क्यों भेषज कहते हैं? भिषक के ज्ञान या जानने के विषय होने के कारण इसकी संज्ञा भेषज दी जाती है। अब भिषक किसको बोलते हैं? डॉक्टर को। ये क्या है? ये वो नॉलेज है जो डॉक्टर को होती है, इसीलिए इसका नाम भेषज दिया गया है। फिर आता है कल्पना। औषध को उपयोगी रूप देना ही कल्पना कहलाती है। औषध को मतलब यूजफुल बनाना इज नोन एज कल्पना। अब कषाय, पंच कषाय योनि हमने पढ़ा है कल कल्पना निर्माण वन में, तो इसमें हम डीपली नहीं जाएंगे। फिर परिभाषा चैप्टर में वर्ग में डिवाइड किया है द्रव्यों को अलग अलग वर्ग में। तो जैसे महारस में 8 द्रव्य बताए गए हैं, उपरस में 8 द्रव्य हैं, साधारण रस में 8, धातु वर्ग में 10, उपधातु, फिर रत्न, उपरत्न, सुधा वर्ग, लवण वर्ग। तो ऐसे अलग अलग वर्ग का वर्णन किया है। तो आपको ये इस वर्ग में इतने ड्रग्स आते हैं, सबके नाम याद करने पड़ेंगे। तो आप वो नाम बुक में से आप याद कर सकते हैं या फिर आप ट्रिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं। और इसका हम डिटेल देखेंगे रस द्रव्य परिचय 1 2 3 वाली वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कज्जली से। कज्जली क्या है? शुद्ध पारद से अर्धभाग, समभाग, द्विगुण भाग आदि 3 4 5 6 गुना शुद्ध गंधक चूर्ण लेकर, मतलब पारद और गंधक का चूर्ण लेकर खल्व यंत्र में मर्दन करके इसे चिकना तथा काला रूप बना लेना कज्जली कही जाती है। क्या करना है? पारद से अर्ध भाग, समभाग, द्विगुण भाग आदि 3 4 5 6 या गुना शुद्ध गंधक का चूर्ण लेते हैं, उसे खल्व यंत्र में मर्दन करते हैं, चिकना बनाते हैं, काला रूप का बनाते हैं और उसे ही हम कज्जली कहते हैं। 2 प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, सीधे योग में यथा आरोग्यवर्धिनी वटी आदि में, अन्य कल्पना जैसे परपटी निर्माण में, कूपी पक्व निर्माण आदि में। या तो डायरेक्ट यूज है या फिर इनडायरेक्ट यूज है। फिर कज्जली के यूज के लिए कुछ निम्न बातें देखी जाती है, जैसे कि जिस योग में पारद एवं गंधक का समभाग लिया है तो वहाँ पर समगुण कज्जली प्रयोग होगी, ठीक है। जहाँ पे पारद और गंधक का समभाग है तो कौन सी कज्जली होगी? समगुण कज्जली। जहाँ पर केवल पारद लिया गया है वहाँ पर पारद की मात्रा के बराबर रस सिंदूर का प्रयोग होगा। किसका? रस सिंदूर का, ठीक है। कज्जली, परपटी तथा रस सिंदूर तीनों ही पारद एवं गंधक के योग से निर्मित होते हैं। कज्जली भी पारद गंधक से बनती है, परपटी भी, एंड रस सिंदूर भी पारद गंधक से बनती है। कज्जली को और रस परपटी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक सल्फाइड ऑफ मरकरी, ये बोलते हैं HGS, ठीक है। फिर कज्जली कमरे के तापमान, जबकि रस परपटी 115 टू 120 डिग्री सेल्सियस पर निर्मित होती है। कज्जली किस पे? कमरे के तापमान पे, और रस परपटी 115 टू 120 डिग्री सेल्सियस पर निर्मित होती है। तो ये हो गया हमारा कज्जली। अब आते हैं प्रक्रिया की परिभाषा, मतलब प्रक्रिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। सबसे पहले हम शोधन देखेंगे। किसी द्रव के मल को दूर करने
किसी के मतलब द्रव्य है उसके मल को दूर करने हेतु उसके लिए कही गई औषधि के साथ पेषण मतलब पीसना पड़ता है, स्वेदन करना पड़ता है, धोना पड़ता है आदि प्रक्रिया को करना ही शोधन कहलाता है। शोधन बेसिकली मीन्स किसी द्रव्य के मल को दूर करना। अब क्या मतलब कैसे दूर करना, या तो उसे पीस के, स्वेदन करके या फिर धो के। अब उद्देश्य क्या होता है शोधन का, मल को दूर करना, जैसे पारस शोधन, गंधक आदि। भस्म निर्माण के लिए, विषों की उग्रता कम करने के लिए, जो पॉइजन है उसकी उग्रता कम करने के लिए। शोधन के दो भेद है, सामान्य शोधन एंड विशेष शोधन। तो सामान्य शोधन क्या है, वह शोधन विधि जो एक वर्ग के द्रव्यों के लिए प्रयोग होता है। मतलब सामान्य जो वर्ग है, जैसे धातु वर्ग है, महारस है, ये सब जो है ना उन सब के लिए सेम है शोधन, अलग अलग नहीं है। जैसे सभी साधारण रसों को मातुलुंग और आद्रक, इन दोनों स्वरस की 3 दिन तक भावना देकर सुखा लेने से यह शुद्ध हो जाते हैं। मतलब सभी साधारण वर्ग वालों के लिए सेम शोधन है। विशेष क्या है, जो सबके लिए अलग अलग होगा। सामान्य शोधन के पश्चात उनका विशेष शोधन किया जाता है। जैसे स्वर्ण के विशेष शोधन हेतु स्वर्ण पत्र पर सैंधव लवण का लेप कर उसे आधा पल तक अंगार पर धमन करने से स्वर्ण वंग अपने पूर्ण वर्ण का हो जाता है। क्या करते हैं, जो स्वर्ण है उसका पत्र लेते हैं, उस पर सैंधव लवण लगाते हैं और उसे आधा पल तक अंगार मतलब अग्नि पर धमन करते हैं, तो उसके बाद वह अपने पूर्ण वर्ण का हो जाता है। तो ये हो गया शोधन। स्वेदन क्या है, किसी पदार्थ को किस यंत्र में, डोला यंत्र में स्थित कर उसे क्षार, अम्ल या फिर अन्य औषध द्रव में पकाने को स्वेदन कहते हैं। किसमें, डोला यंत्र में क्षार होगा, अम्ल द्रव्य या फिर अन्य औषधि द्रव के साथ पकाते हैं तो उसको स्वेदन कहते हैं। यह द्रवगत मल शैथिल्य करने वाला होता है। ठीक है। फिर मर्दन क्या है, औषधि के साथ द्रव संयोग के द्वारा पेषण करने की प्रक्रिया को मर्दन कहा जाता है। किसी द्रव्य डाला, उसके साथ कोई औषधि डाली, उसका पेषण किया, पीसा उसको, तो उसको मर्दन कहते हैं। ये बाह्य मल को नष्ट करता है, बाहरी मल को नष्ट करता है। ढालन, किसी द्रव्य को द्रवित कर, मतलब एक द्रव्य उसको पिघला लिया हमने अग्नि पर, किसी द्रव मतलब किसी लिक्विड में डालते हैं, इस प्रक्रिया को ढालन कहते हैं। मतलब पहले किसी द्रव्य को अग्नि पर पिघलाकर किसी पानी में डाल दिया, जैसे गंधक शोधन। निर्वाप, किसी द्रव्य को अग्नि पर तप्त करते हैं, किसी द्रव में बुझाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निर्वात। ठीक है, किसी द्रव्य को अग्नि पर तप्त करते हैं और फिर उसे किसी लिक्विड में बुझाते हैं। धातुओं का सामान्य शोधन है ये। निर्जलीकरण, अग्नि पर स्फटिक, टंकन आदि को रखकर उसमें उपस्थित जल को वाष्पीकृत करते हैं, मतलब इवेपोरेट हो जाते हैं, उसमें जो वाटर प्रेजेंट होता है अग्नि की वजह से। तो फिर आता है निमंजन, किसी द्रव में द्रव्य को डुबा कर रखने की क्रिया को निमंजन कहते हैं, जैसे वत्स्यनाभ शोधन। मतलब एक द्रव्य है उसको किसी लिक्विड में डुबा कर रखने की प्रक्रिया को निमंजन कहते हैं। भावना, किसी धातु आदि के चूर्ण या अन्य द्रव्य जैसे शुद्ध अभ्रक, गैरिक आदि के चूर्ण को किसी द्रव जैसे दूध, स्वरस आदि डालकर द्रव सूखने तक मर्दन करने की प्रक्रिया को भावना कहते हैं। मतलब जैसे कोई धातु लिया, जैसे अभ्रक ले लिया, गैरिक ले लिया, उसमें क्या डाला, दूध डाला, स्वरस किसी का डाला, और उसको तब तक मर्दन करते हैं जब तक कि वो जो स्वरस है, दूध है, सूख ना जाए। ठीक है। सामान्य भावना लक्षण क्या है, जो भावित द्रव्य है की गोली बन जाएगी, मतलब फिर वो कैसा फॉर्म में आ जाएगा कि उसकी गोलियां बना सकते हो। अंगुलियों से जब दबाओगे तो वो चपटे हो जाएंगे और स्पर्श में मृदु होंगे। ठीक है। भर्जन, किसी स्नेह की सहायता से द्रव्य को अग्नि पर पकाने की प्रक्रिया को भर्जन मतलब भूनना। गैरिक को घृत भर्जन। फिर दूसरे आपको जो है वो मतलब इतने भी नहीं पूछे जाते, बट याद करने पड़ेंगे, जैसे मारण, अग्निपाक, पुटपाक एंड कूपीपाक। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम पारद संस्कार। पारद संस्कार क्या है, द्रव्य में गुणों का अंतर्धान करने की प्रक्रिया को संस्कार कहते हैं। मतलब द्रव्य है कोई, उसमें गुण अगर हमें बढ़ाने हैं तो उसको क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संस्कार। अब पारद संस्कार का महत्व क्या है, प्राकृतिक रूप से पारद में 3 प्रकार के दोष होते हैं, नैसर्गिक, यौगिक एंड औषधिक। अब संस्कार के द्वारा इन
मतलब इन दोषों को दूर कर पारद को अमृत तुल्य बनाया जाता है। तो इसीलिए पारद का संस्कार महत्वपूर्ण माना गया है। अब पारद का संस्कार कितने टाइप का है? 18, 19 या फिर 8, इतने संस्कार होते हैं। तो अभी हमें सिर्फ 8 जो संस्कार है वो पढ़ने हैं। तो 8 संस्कार में क्या क्या आता है? स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोधन, नियमन एंड दीपन। ठीक है, अब आप चाहो तो अभी इसकी डिटेल पढ़नी है। वैसे तो अगर आप इतना टाइम नहीं होता, अगर आपको 4 पेज LQ के लिए भी पारद संस्कार लिखने को बोलेंगे तो अगर आपने थोड़ा थोड़ा भी सबके बारे में लिखा तो 4 पेज आराम से भर जाएंगे। LQ के लिए इनफ है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आप सबका पढ़ लो, ज़्यादा डिटेल अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो ज़रूर नेसेसरी नहीं है। तो अष्ट संस्कार को 2 भागों में बांटा गया है, जैसे 1 से लेके 5, मतलब स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन एंड पातन। ये संस्कार तक के जो संस्कार शोधन है ना, वो शोधन प्रधान है। मतलब इसमें क्या होता है? पारद का शोधन होता है, विभिन्न दोष दूर होते हैं। लेकिन जो 6 to 8 तक संस्कार है ना, उसमें गुणों का अंतर्धान होता है, मतलब उसमें गुण ऐड होते हैं। ठीक है, वीर्य उत्कर्ष होता है, वीर्य उत्कर्ष होता है। तो क्या है? यही स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्तापन, पातन, ये क्या है? शोधन प्रदान है। रोधन, नियमन, दीपन, ये है गुणों का अंतर्धान और वीर्य उत्कर्षण। अब स्वेदन किससे करेंगे? डोला यंत्र से करते हैं। इसमें क्या होता है? मलों में शिथिलता भाव उत्पन्न होता है। मर्दन किस में करेंगे? खरल में करेंगे, बहिर्मलों का नाश होता है। मूर्छन किस में करेंगे? तप्त खरल में करेंगे और इसमें क्या होता है? सर्वदोष नाश होते हैं। उत्थापन किस में करेंगे? डोला यंत्र में करेंगे और इसमें क्या होता है? मूर्छा, व्युत्पत्ति जो नाशन है। पातन किस में करेंगे? पातन यंत्र में, और इसमें नाग वेग दोष निवारण होगा, मतलब हट जाएगा। रोधन डोला यंत्र में। महामुखकर है, वीर्य का प्रकर्षण करता है, मतलब उसकी जो पोटेंसी है वो बढ़ाता है। नियमन डोला यंत्र में, और ये वीर्यवान बनाता है। दीपन डोला यंत्र में, दीपन वीर्य तेज वृद्धि करता है, मतलब लास्ट के जो 3 है वो वीर्यवान बनाते हैं। फिर आता है जारण की प्रक्रिया। जारण क्या है? पारद का 13वां संस्कार है, 13वां संस्कार है। विड़ तथा यंत्र की मदद से द्रुत ग्रास, चाहे वह बाह्य द्रुति हो, मतलब द्रुति मतलब जो मतलब ऐसे मल है, एब्नॉर्मलिटीज, गर्भद्युति हो मतलब आभ्यंतर है, के माध्यम से पारद को पाचन करने की जारणा कहलाता है। मतलब अब जो पारद में है, या तो बाहर से कोई एब्नॉर्मलिटीज़ है, मतलब मल है, या फिर अंदर से ही मल है, पारद को ऐसा बनाना कि वह उनको डाइजेस्ट कर ले, मतलब जो द्रुति है उसको डाइजेस्ट कर ले, तो उस प्रक्रिया को जारण कहते हैं। मतलब पारद को पचाने योग्य बनाता है, वो अपनी द्रुति को ही डाइजेस्ट कर ले, उस योग्य बनाने की जो प्रक्रिया होता है उसको जारण कहते हैं। अब इसके कितने टाइप है? समुख जारण, निर्मुख जारण एंड राक्षस मुख जारण। और दूसरे टाइप है भूचरी जारना एंड खेचरी जारना। अब भूचरी जारना के भी 2 टाइप है, बाल जारना, वृद्ध जारना। बाल जारना में क्या क्या आएगा? अभ्रक जारना, सर्वसत्व जारण, माक्षिक जारण, हेम जारण। वृद्ध जारण में गंधक जारण, स्वर्ण जारण, अभ्रक सत्व एंड सर्वलोह जारण, फिर रत्न जारण। आप ये टेबुलर फॉर्म में याद कर ले, सो दैट जब एग्जामिनर टेबल्स देखते हैं ना तो उसे प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है। फिर आते हैं मूर्छन। मूर्छना क्या है? गंधक के संयोग से या बिना गंधक के योग से ही, ठीक है, या तो गंधक में गंधक का यूज़ करेंगे या फिर गंधक का यूज़ नहीं करके जो निश्चित व्याधि है, ठीक है, निश्चित व्याधि नाश करके शक्ति उत्पन्न करने को मूर्छना कहा जाता है। निश्चित व्याधि का नाश करके शक्ति उत्पन्न करने को क्या कहते हैं? मूर्छना। मतलब पारद में क्या करना है? या तो गंधक का यूज़ करेंगे या तो गंधक का यूज़ नहीं करेंगे, बट उसकी शक्ति को उत्पन्न करेंगे। कौन सी शक्ति को? जो वो व्याधि नाश कर सके, तो उसे हम मूर्छना कहते हैं। पारद की व्याधि नाशक शक्ति को बढ़ाने की प्रक्रिया को ही मूर्छना कहा जाता है, या तो वो गंधक का संयोग करके या तो गंधक के बिना। अब पारद जो विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं हैं जो फल प्रदान करती है, मृत पारद, बद्ध पारद और मूर्छित पारद। जो मृत पारद है वो क्या करता है? अमर करता है। बद्ध पारद खेचरी गति देता है, एंड मूर्छित पारद जो है वो रोग नाश करता है, इसीलिए वो मूर्छना कहा गया है। मूर्छित लक्षण क्या है?
पारद अपने घन एवं चपलता को छोड़कर काजल समान हो जाता है, उसे मूर्छित कहा जाता है। कहीं कहीं पर काजल वर्ण से भिन्न वर्ण का हो सकता है, ठीक है। अब मूर्छना के दो भेद हैं। भेद क्या है? सगंध मूर्छना, सॉरी दो नहीं, सगंध मूर्छना में तीन है, बहिर्धूम, अंतर्धूम एंड निर्धूम। बहिर्धूम का एग्जाम्पल है रस सिंदूर एंड निर्धूम का है कज्जली। अब बहिर्धूम की परिभाषा और अंतर्धूम की परिभाषा देखते हैं। गंधक के जीर्ण हो जाने पर कूपी के मुख में डांट लगाकर निर्मित किए गए रस सिंदूर आदि को बहिर्धूम मूर्छना कहते हैं। मतलब गंधक एक बार जीर्ण हो गया, जीर्ण होने के बाद कूपी का जो मुख है बंद कर दिया, उससे जो रस सिंदूर निर्मित हुआ उसे बहिर्धूम कहा जाता है। लेकिन अंतर्धूम क्या है? स्टार्टिंग से ही कूपी के मुख को बंद करके गंधक जारण करते हैं, तो उसको हम अंतर्धूम कहते हैं। मूर्छना के भेद सगंध एंड निर्गंध, ठीक है। फिर आते हैं ग्राह्य लक्षण। ग्राह्य लक्षण क्या है? ऐसे लक्षण जो द्रव्य में उत्पन्न हो तो उन्हें हमें लेना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। ऐसे गुण जो द्रव्य को औषधीय कार्य के निमित्त प्रयोग किए जाने हेतु आवश्यक होता है। ऐसे गुण जो द्रव्य में औषधीय कार्य करने में, मतलब वो है औषधि कार्य कर सकता है, ऐसे जो लक्षण होते हैं उसे ग्राह्य लक्षण कहते हैं। जैसे पारद जिसके अंदर नीलवर्ण की आभा तथा परिछाया स्पष्ट रूप से दिखाई दे तो वह ग्राह्य है। फिर अग्राह्य, ग्राह्य का अपोजिट, जिन लक्षण वाले द्रव्य को औषधि कार्य हेतु नहीं लिया जाता, ठीक है। फिर आता है सिद्धि लक्षण। क्या है? कल्पना पूर्ण होने के लक्षण। अभी हमने पहले पढ़ा कल्पना निर्माण 1, 2, 3 में सिद्धि लक्षण, तो उससे सिद्धि लक्षण से क्या पता है चलता है कि कल्पना हमारी पूरी हो गई है। फिर आता है भस्म परीक्षा। तो अब हम भस्म परीक्षा देखेंगे कि ये भस्म जो है निर्मित हुई है वो सही है कि नहीं। तो सब कुछ हम देखेंगे, सब याद नहीं करेंगे, थोड़े हम याद करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें अगर याद करने बैठोगे तो सब चीज़ याद नहीं होगी, तो इसलिए हम थोड़ा याद करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट है वारितर। वारितर मतलब धातु की जो भस्म है जो जल पे तैर सकती है, तो वह मतलब अच्छी से भस्म बन गई है, तो ये एक भस्म परीक्षा का पॉइंट है। वारितर मतलब धातु की भस्म जो जल पे तैर सकती है। रेखा पूर्णतर मतलब अंगूठे तथा तर्जनी उंगली के बीच में जब भस्म को रखकर दोनों उंगली से रगड़ते हैं ना, और साफ करने के पश्चात वह अंगुलियों की जो खाली जगह होती है रेखाओं में भर जाती है, बीच में लग जाती है, तो रेखा पूर्णता। उत्तम मतलब अब क्या है उत्तम? जल के ऊपर जब डालेंगे उसको और फिर उस पर धान्य रखेंगे, कोई भी छोटा सा धान्य रखेंगे, वह धान्य अगर हंस के समान तैरता है तो उसे उत्तम कहे जाते हैं। श्लक्ष्ण, यह चिकनी होती है भस्म, चिकनी होनी चाहिए, इसलिए उससे पता चलेगा कि हाँ भाई भस्म बन गई है। सूक्ष्म एवं अंजन सन्निभ मतलब एकदम छोटी, मतलब एकदम सूक्ष्म होनी चाहिए और काजल के समान होनी चाहिए। ये विशेष भस्म परीक्षा का किसका है? अभ्रक भस्म का। अभ्रक भस्म अगर बनाते हैं तो उसमें ये चीज़ें देखनी है। धातु भस्म का वर्ण क्या है? स्वर्ण के लिए चंपक वर्ण, ताम्र के लिए कृष्ण वर्ण और वंग के लिए श्वेत वर्ण। अवामी भस्म खाने पर वमन नहीं होना चाहिए। फिर चमक रहित होनी चाहिए भस्म, और फिर अम्ल रहित होनी चाहिए एंड रस रहित होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई अम्ल नहीं होना चाहिए एंड कोई रस नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई भस्म परीक्षा। तो ये पूरा चैप्टर हमने कवर किया है परिभाषा, जिसमें जो जो इम्पोर्टेंट था वो हमने सारा कवर कर लिया है। वो आपको समझ आया होगा। एंड बने रहिए ऐसे ही सीरीज़ में, एंड चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।